भाई तो हमारे भाई एमबीएम कह रहे हैं कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी जी बोलें बोलें, क्या रिक्वेस्ट है बताएं तो फिर हम आगे चलें जल्दी से। टाइम कम है, रिवीजन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, क्या रिक्वेस्ट है? फ्रेश लग रहे हैं आप? अब काइंडली डेटा एनालिटिकल के चैप्टर यूट्यूब पर अपलोड कर दें, मैं कर दूंगा, आज आपको मिल जाएंगे बस डेटा एनालिटिक्स के। ओके तो सर यहाँ पे फरमाइशें आ रही हैं कि सर आप बेसिक से शुरू करें, क्या कहते हैं? पूरा एंड टू एंड रिवाइज कर लें शुरू से लेके आखिर तक, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। चलें, डन है, ऐसा कर लेते हैं। तो जिसने नहीं भी किया हुआ होगा वो भी इसको कवर कर लेगा। सही है जी, शुरू करें। ओके तो हम ज़रा यहाँ पे फिर ऑल टुगेदर हिसाब किताब देखते हैं। मुझे बताओ, जब मैं आइज़ा 600 की बात करता हूँ तो मैं क्या नॉर्मल ऑडिट की बात करता हूँ या ग्रुप ऑडिट की बात करता हूँ? प्लीज़ बताओ मुझे जल्दी से। करवा देंगे, ग्रुप ऑडिट की बात करता हूँ। अच्छा तो अब एक एक करके, अच्छा इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई ओपन योर माइक, मैं ताकि हम बात भी कर सकें आपस में। अगर डिस्टर्बेंस हुई तो बंद कर देंगे, सही है? ओके तो हम अगर डिस्टर्बेंस हुई तो बंद कर देंगे। तो मैंने अनम्यूट कर दिया है, सही है सबको, यू आर अलाउड। पर प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि पीछे साइलेंट रहे। ओके वालेकुम सलाम। अच्छा भाई तो मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे यकजहती के साथ, आप जब ग्रुप का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज ग्रुप? हाँ जी, लिख के बताना ताकि पार्टिसिपेशन जीरो से चलेंगे। हाँ भाई, जब आप ग्रुप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ग्रुप? हाँ भाई, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ग्रुप? पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज, ऐसा ही है? चलें जी, आप ये कह रहे हैं मुझे कि ग्रुप का मतलब आपकी नज़र में है पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज। अच्छा, जब आप आइज़ा 600 की बात करते हो ना मेरे बच्चों, आइज़ा 600 की बात करते हो तो इसके अंदर आपके बिजनेस कंपोनेंट्स भी आते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस। मुझे एक बात बताओ, अगर एक बैंक का ऑडिट कर रहे हो आप, एक बैंक का ऑडिट कर रहे हो आप और उस बैंक की फॉरेन ब्रांचेस हैं, तो क्या वो भी इसके जुमरे में आ जाएगी? उसके ऊपर भी आइज़ा 600 अप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही है? बात मानते हो? चलो ये हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आइज़ा 600 में आप लोगों ने तो मुझे बताया कि सर आप बात करते हैं पेरेंट और सब्सिडरी की। सर पर मुझे लगता है यहाँ पे एक चीज़ और आती है जिसका नाम है जॉइंट कंट्रोल, और जॉइंट कंट्रोल आपका कहाँ होता है? IFRS 11 में, ऐसा ही है? ओके, और IFRS 11 में भी आप कहते हैं जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन, दो चीज़ें, ऐसा है? जॉइंट वेंचर और जॉइंट ऑपरेशन दोनों चीज़ें आती हैं। दिस थिंग यू आर ऑल्सो कवरिंग इन आइज़ा 600। सर अगर ब्रांच जो है वो पेरेंट कंपनी अकाउंट फॉर कर रही है, नहीं देखो ब्रांच तो एक कंपनी अकाउंट फॉर कर रही होती है ना, तो उसका ऑल टुगेदर एक हिस्सा जो आप अप्लाई करोगे उस पर ऑडिट प्रोसीजर, उस पर जो भी कैटेगरी अप्लाई करोगे आइज़ा 600 की अप्लाई करोगे, यानी ये कंसिडरेशंस में आएगा। अच्छा क्या IS 28, क्या IS 28 आपका एसोसिएट भी इस जुमरे में आता है? वेरी गुड। अच्छा अब आप एक मुझे बात बताएं, एसोसिएट की कौन सी अकाउंटिंग होती है? इक्विटी अकाउंटिंग। अच्छा अगर आप यहां पे ऑडिटर हैं, आप हैं ग्रुप ऑडिटर, सही है जी, आप ग्रुप ऑडिटर हैं, ग्रुप ऑडिटर को आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर भी एक एविडेंस चाहिए होगा? इसके ऊपर भी एक एविडेंस चाहिए होगा। सर एविडेंस क्यों चाहिए होगा? अभी मैं आपको खुल के बता देता हूं। मुझे बताओ, क्या आप शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके आते हो? जल्दी बताओ, क्या आप शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके आते हो? यस सर। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे आता है? सर एसोसिएट के पीएनएल से, एसोसिएट के पीएनएल से उसका एक परसेंटेज आता है। पर आई वॉन्ट यू गाइस टू एक्सप्लेन मी कि मुझे ये बताओ कि जब मैं कहता हूं उसके पीएनएल से आता है तो पहले सबसे पहले
तो इसके पीएनएल का करेक्ट होना बनता है ना, क्या ख्याल है? रिवाइज वाला। अच्छा मैं रिवाइज वाला ऐसा करा रहा हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट पप्पू वाला है, सही है, जो आपके लिए एग्जामिनेबल भी है, पुराना वाला नहीं कर रहा हूं, लेटेस्ट वाला कर रहे हैं, सही है। तो मुझे बताओ, अगर आप एक ग्रुप ऑडिटर हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्लीज सुनना, एक एक करके वर्ड्स को लॉन्च करेंगे यहाँ पे। अगर आप ग्रुप ऑडिटर हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन नंबर 1, आप जो है अपनी टीम भेजें और बोलें जाओ एसोसिएट के प्रॉफिट और लॉस को ऑडिट करके आओ। तो मुझे बताओ, क्या आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो, यस सर। अच्छा, आपके पास ऑप्शन 2 है। हाँ भाई, क्या आप क्या यूज कर लें? सर आप यूज कर लें कंपोनेंट ऑडिटर, ऐसा ही है। पर एक सेकेंड, यहां पे रुक के हमें 2-3 चीजें सीखनी है। मुझे बताओ, अगर मैं कंपोनेंट ऑडिटर यूज करूंगा, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं कंपोनेंट ऑडिटर यूज करूंगा तो वो जो मेरा एक्सपर्ट वाला आइजा होता है ना, सीधा सीधा यहां आके चिपक जाता है। क्या मुझे इसकी कॉम्पिटेंस, क्या इसकी कैपेबिलिटी, क्या मुझे इसकी ऑब्जेक्टिविटी, तीनों चीजें देखनी होंगी। हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या ऑब्जेक्टिविटी के अंदर इंडिपेंडेंस आती है? क्या ऑब्जेक्टिविटी के अंदर इंडिपेंडेंस आती है? यस सर, ताकि वो अपनी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर ना करे ड्यू टू बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाय व्हाट एवर मीन्स उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होनी नहीं चाहिए। यहां तक हम अलाइंड है? यस, ओके। अच्छा अब एक एक करके, क्योंकि ये आइजा ऐसा फैला हुआ है ना, मुझे समेटना है आप लोगों के लिए, ताकि हम यूं क्लोज करें इसको, पे सवाल पे चलें। मेरा वादा है मैं पूरा कवर करा के उठूंगा आज, और समराइज वे में। और इसके लिए तुम लोगों के लिए देखो समरी भी बनाई हुई है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आ रही है। ये पूरा आपकी ग्रेड है, आप ये लेंगे इंशाल्लाह, आपको ये रिवीजन में बड़ा काम आएगा। सही जी, पर हम इसको लिख लिख के करते हैं ताकि आपको याद रहे। चलो ओके, अब मुझे बताओ, मैं आपसे अगर ये पूछूं, अब आपको माइक खुला हुआ है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। What you guys can do in order to evaluate the competence and capability of your component auditor? लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। हाँ, what you guys can do to evaluate the competence and capability of your component auditor? जल्दी बताओ, क्या कर सकते हो तुम लोग? हाँ जी जल्दी से। ऑडिटर की पब्लिश्ड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। वेरी गुड, हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्म का साइज देख सकते हैं, रिप्यूटेशन देख सकते हैं इसकी फर्म की। सही है, पब्लिश रिपोर्ट्स एक बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक यूँ बताऊँ, एक और, रेपुटेशन देख सकते हैं। अच्छा ये बच्चे सही कह रहे हैं सर, पास एक्सपीरियंस देख सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों ने बताया, किसी ने माइक पे भी बताया था, भी पास एक्सपीरियंस देख सकते हैं। और दानिश भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि क्या हम उसकी क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि वो किस अकाउंटिंग बॉडी से एफिलिएटेड है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। अच्छा सर, मैं उससे इंक्वायरी कर सकता हूं, यानी कुछ उससे रिस्क की बातें पूछ लूं, क्या ख्याल है? मैं उससे कुछ रिस्क की बातें पूछ लूं कि अच्छा यार ये तो बताओ, इस सिचुएशन में तुम ऑडिट कैसे करते हो, तो क्या इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने पानी में है वो? क्या ख्याल है मेरे बच्चों, पता लग जाएगा ना कि कितने पानी में? हाँ जी जल्दी बताओ, ऐसा है? डिस्कस विद कंपोनेंट मैनेजमेंट रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑडिटर। अच्छा, कंपोनेंट मैनेजमेंट से क्यों बात करूंगा दानिश? सवाल ये है, कंपोनेंट मैनेजमेंट से क्यों बात करूंगा? हाँ जी, उनके प्रायर एक्सपीरियंस जानने के लिए। ऐसा है कि आपका व्यवहार उनके साथ कैसा रहता है? हाँ बिल्कुल ऐसा। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप ये देख सकते हैं। ओके, अब बारी आती है ऑब्जेक्टिविटी की। मुझे जल्दी बताओ, आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसे देखते हो? तो बिफोर वी गो ऑन ऑब्जेक्टिविटी, एक और चीज़ है, अगर वो ऑडिटर आपकी ही फर्म का ऑडिटर है, यानी आपकी कौन सी फर्म होती है जल्दी बताओ, एक नाम है उसका, नेटवर्क फर्म। वेरी गुड, नेटवर्क फर्म।
अगर वो नेटवर्क फर्म का पार्ट है तो क्या आप उसकी ISQM की रेटिंग देख सकते हैं कि उसके अगर ऑल टुगेदर इंटरनल IQCR हुए हैं, हाँ भाई, उसके अगर इंटरनल IQCR हुए हैं तो ISQM की रेटिंग देख लो। अच्छा, अगर उसकी रेटिंग 1 आई हुई है, इसका मतलब है क्या वो काबिल कबूल है? क्या वो काबिल कबूल है, उसको हम रख सकते हैं? अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने कहा बड़ा ही चीता ऑडिटर है, बड़ा एक्सपीरियंस ऑडिटर है, तो क्या ये जो ग्रुप इंगेजमेंट पार्टनर बैठा हुआ है, GEP ग्रुप इंगेजमेंट पार्टनर, क्या ये अपनी जिम्मेदारियों से बरीउज़्ज़मा हो जाता है या ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है? नहीं सर, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। ऐसा है ग्रुप इंगेजमेंट पार्टनर की, तभी तो इसको इतनी पंचायत होती है, तभी तो इसकी इतनी पंचायत होती है। रेटिंग वाली स्टेटमेंट वापस से रिपीट कर देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, हम जैसे EY में बैठे होते हैं ना, तो EY में हमें ये पता होता है कि भाई किसी फर्म का, किसी इंगेजमेंट पार्टनर का एक क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ, आपकी फर्म्स में भी होता होगा QCR। ये ICAP वाला नहीं, ICAP वाला भी यूज़ कर सकते हो, बाय द वे ICAP वाला भी यूज़ कर सकते हो, बट आप फर्म वाला यूज़ करें तो फर्म में रेटिंग्स होती हैं कि भाई इसकी इस फाइल को इतनी रेटिंग मिली है, इस फाइल को इतनी रेटिंग मिली है। तो अगर किसी इंगेजमेंट पे उसकी रेटिंग ख़राब है तो इसका मतलब यह है कि उसका काम काबिल कबूल नहीं है। ऐसा है, वो ग्लोबल वाली की बात कर रहा हूँ, तो रेटिंग आ जाएगी आपके पास। तो क्या वो भी एक असेसमेंट का तरीका है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ। ओके, और एक और चीज़ भी है, कितने लोग हैं आप में से ऐसे फर्म में जो ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो बेजार हो जाते हैं कि भाई क्या आ गई, और HR से ईमेल आ रही होती है कि भाई करो, उसको कंप्लीट करो टाइम पे। ऐसा ही है, रिलेटेड है ना, फील होता है ना, पर्सनल है ना थोड़ा सा। ओके, तो मुझे बताओ, क्या आप उसकी एजुकेशन के साथ साथ प्लस ट्रेनिंग कंप्लाइंस देख सकते हैं? ट्रेनिंग कंप्लाइंसेस। अच्छा, आपको पता लगे कि वो भाई साहब तो पिछले 3 सालों से कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, तो मुझे बताओ क्या वो रीसेंट करंट अफेयर्स से वाबस्ता होगा? हाँ जी, नहीं होगा ना। तो क्या ये भी मेरे बच्चों एक तरीका है असेस करने का, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं, कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी। ओके, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर तो यहाँ से आ जाएगी। अच्छा, अब आप लोग मुझे बता देते सर मैं ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या करता हूँ, ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या करूँगा, बताएं जी। हाँ जी, मैंने सिखाया है, बड़ा केयरफुली सिखाया है। उसकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या करूँगा? सर कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, और ग्रुप इंस्ट्रक्शन भी भेजते हैं ना उसको, इंडिपेंडेंस। यस बिल्कुल मोहम्मद, वेरी गुड। तो हम उससे सबसे पहले, इसने बिल्कुल सही कहा कि हम उसको एक जो है ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन भेजेंगे जिसमें उसको कहेंगे कि प्लीज कंफर्म दैट यू विल कंप्लाई विथ दिस ICAP कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, अब इसमें एक बात करते हैं एडिशनल, ये बिल्कुल सही बताया। अच्छा, क्या हम इसीलिए मैनेजमेंट से भी इंक्वायर कर सकते हैं कि आपका कोई बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है इन लोगों से जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ? क्या ख्याल है? बंदों के नाम भेज के मैनेजमेंट से इंक्वायर कर लो कि भाई बताओ तुम्हारा कोई यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप तो नहीं है। पता चले कंपोनेंट ऑडिटर जो है उसका पार्टनर है कंपोनेंट का, उसकी वाइफ यहाँ पे CFO लगी हुई है, तो क्या वो कर सकता है ऑडिट? जल्दी बताओ। नहीं कर सकता। उसको अपनी कंपोनेंट से भी इंडिपेंडेंट होना है, और आई थिंक मैंने कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा है उसको ऊपर भी इंडिपेंडेंट होना है, पेरेंट्स से। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? उसको पेरेंट से भी इंडिपेंडेंट होना है ना, यानी अपनी एंटिटी कंपोनेंट से तो होना ही होना है, इसके साथ साथ ऊपर भी इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा, इसी चीज को चेक करने के लिए वैसे तुमसे पूछ रहा हूं, क्या मैं शेयर होल्डर रजिस्टर चेक कर सकता हूं? शेयर होल्डर रजिस्टर, उसमें नाम पता लग सकता है? क्या ख्याल है? इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली। शेयर होल्डर रजिस्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं, गलत, यहां फंस जाओगे। इन्वेस्टमेंट नहीं, गलत। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे तो इन्वेस्टमेंट तो मेरी हुई हुई होगी, कंपनी की हुई होगी। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं?
यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? शेयर होल्डर की ना, कि क्या कोई शेयर्स तो नहीं लेके बैठा हुआ। क्लियर है? अच्छा, फिर आपको ये पता है ना कि फर्म की इंटरनल पॉलिसीज होती हैं कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर करनी होती हैं। ये इंडिपेंडेंस की ईमेल आ रही होती है, हमें भी आ रही होती है कि आप अपनी बताएं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हुई हुई हैं। ऐसा है मेरे बच्चों? तो क्या मैं फर्म की, यस क्वेश्चन आ रहा था, वेरी गुड, तो क्या मैं फर्म की इंटरनल रिपोर्टेड इन्वेस्टमेंट से क्या उसको देख सकता हूं? हाँ जी, जल्दी बताओ। ये तो सारे काम मैं कर रहा हूं किसके लिए? ऑब्जेक्टिविटी के लिए। यस, क्वेश्चन ना बनना होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गई ऑब्जेक्टिविटी तक की बात। क्या ये सारे चेक्स लगा के क्या आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि हमें कंपोनेंट ऑडिटर यूज़ कर लेना चाहिए? कर सकते हैं, अलाउड है, अगर ये सारे हो जाएं तो ओके, बात समझ आती है। चलें, ये तो हो गई एक हाई लेवल बात ना कि अभी हमने ये कर लिया। मैं कुछ टेक्निकलिटीज़ इसमें डालता हूँ, सुनना, कुछ टेक्निकलिटीज़ डालता हूँ उसके अंदर। मुझे एक बात बताओ, अगर एक ऑडिटर है जो दुबई में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, वहाँ पे पाकिस्तान का कानून लगता है? बिल्कुल देखेंगे साथ, नहीं लगता। पर क्या मैं यहाँ पे जो ऑडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे पेरेंट एंटिटी है उसकी सब्सिडी दुबई में बनी हुई है ड्यू टू टैक्स फ्री जोन, तो क्या मैं उस ऑडिटर को, कंपोनेंट ऑडिटर को ये कहूँगा कि तू एक शेयर भी नहीं रख सकता क्योंकि कंपनीज एक्ट मना करता है? यस, तो उसको मैं ये करूँगा, भाईजान हेलो, ये आपकी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट तो अपनी जगह है, आपने यहाँ वाली फॉलो करनी है, एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। आप रिपोर्ट में भी लिखते हो ना, कोड ऑफ एथिक्स एज अडॉप्टेड बाय आईकैप, ऐसा ही है। तो जो आईकैप ने अडॉप्ट किया उसके हिसाब से देखोगे ना। क्या ख्याल है? वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखो, मुझे एक बात बताओ, हुआ ये कि भाई एक सब्सिडरी है, आप एसोसिएट तो जाने दो ना, एक सब्सिडरी है, एक सब्सिडरी हमने बनाई हुई, यानी हमारी, जिस मैं ग्रुप ऑडिट कर रहा हूँ, उस होल्डिंग कंपनी ने बनाई हुई है, कहाँ पे? दुबई में। तो वो मेरा कंपोनेंट हो गई, ऐसा है? वो मेरा कंपोनेंट हो गई। जब बच्चों मेरा वो कंपोनेंट हो गई, तो मुझे उसको ये कहना है कि भाई आपने अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अपनी जुरिस्डिक्शन की तो देखनी है, साथ साथ आपने मेरी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से एडिशनली कंप्लाई करना है। और अगर वो मना कर दे तो क्या आप उसको एज अ एंगेजमेंट पार्टनर रख सकते हो? हाँ भाई, क्योंकि आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि वी वर इंडिपेंडेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ये लिखते हो ना रिपोर्ट में यार, ये लिखते हो ना, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ, अगर उसका कोड ऑफ एथिक्स और मेरा कोड ऑफ एथिक्स, अगर उसका कोड ऑफ एथिक्स और मेरा कोड ऑफ एथिक्स में फ़र्क है, हाँ जी मुझे बताओ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, कि भाईजान आपको अपना वाला फॉलो करना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट देना, यहाँ के उसूल लगेंगे। यहाँ तक डन है? आपको पता है, बातों बातों में पूरी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट को खंगाल लिया हमने, कहानी में। आगे भी चलते हैं, और मज़े की चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, अब वो कहता ये है स्टैंडर्ड कि जब आप उनको भी बोलना है हमारा वाला फॉलो करो, बिल्कुल ऐसा कंपोनेंट ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए ग्रुप ऑडिटर कंपोनेंट मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है, नहीं, यही तो सीखते हैं। आओ, इसी पे तो आ रहा हूँ मैं। मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रुप है, सही है, और इसके अंदर मल्टीपल सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं और जॉइंट वेंचर्स हैं, मुझे बताओ आप क्या आंखें बंद करके ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है ग्रुप का, ऐसे ही इससे एक्सेप्ट कर लेगा, या इससे एक्सेप्टेंस की कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी? जल्दी बताओ। देखनी पड़ेंगी, ऐसा ही है। यानी कोविड वाली बात तो बहुत पुरानी होगी, हम लेटेस्ट करते हैं ना, आ जाओ। ओके, तो इसको एक्सेप्टेंस देखनी पड़ेगी। एक्सेप्टेंस के लिए कुछ कंसिडरेशंस हैं, ये सबसे पहले देखेगा क्या मेरे पास रेलेवेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है ऑफ ग्रुप एंटिटीज। क्या कह रहा हूं मैं? कौन सी एंटिटीज? जल्दी बताओ, कौन सी एंटिटीज? ग्रुप एंटिटीज।
अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ पेरेंट एंटिटी की नॉलेज लेके बैठा हुआ हूँ, क्या मेरे लिए सफिशिएंट है? सब लगेगा, अभी वही बता रहा हूँ। हाँ जी, वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके कंपोनेंट ऑडिटर जब सब्सिडरी के ऑडिटर ऑडिट कर करके आपको भेजेंगे तो आपने उनका भी तो रिव्यू करना है। हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा है, उनका भी ऑडिट करना है। अब आपको पता लगे कि एक कंपोनेंट इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी है, एक कंपोनेंट इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी है, तो क्या इंश्योरेंस के अपने स्पेसिफिक रिस्क होते हैं, अपनी मेथडोलॉजी होती है, अपने टाइप के प्रोसीजर होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है। हाँ भाई, एक उसके अंदर म्यूचुअल फंड है। हाँ भाई, हमने कहा एक म्यूचुअल फंड है, क्या इसके अपने लॉज एंड रेगुलेशन है, इसके अपने मसले हैं? हाँ जी। तो मुझे बताओ, अगर किसी जुरिस्डिक्शन में किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई लॉ चेंज होगा तो क्या वो पेरेंट को इफेक्ट करेगा या उसके कंपोनेंट को? पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। उसके कंपोनेंट को। ऐसा ही है। तो जब उसके कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली क्या ग्रुप को इफेक्ट करेगा? यस। बट मसला ये है कि भाई अगर मुझे उस इंश्योरेंस के चेंज इन लॉ का पता ही नहीं होगा तो क्या मैं उसको एज अ रिस्क असेसमेंट में मिस कर जाऊंगा? हाँ या ना में जवाब दो। उसको रिस्क असेसमेंट में मिस कर जाऊंगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए उस इंडस्ट्री की जिसका आप ऑडिट एक्सेप्ट करने लगे हो? बट मुसीबत यह है कि यहाँ पे आपको नॉलेज सिर्फ अपनी पेरेंट की इंडस्ट्री की नहीं बल्कि पूरे ग्रुप एंटिटीज की इंडस्ट्री की होनी चाहिए, उसके एनवायरनमेंट की होनी चाहिए, उसके लॉज एंड रेगुलेशन की होनी चाहिए। क्या ख्याल है? जल्दी बताओ। ओवरऑल ग्रुप की होनी चाहिए। अच्छा, वैसे पता है नॉर्मल इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? आप नॉर्मली भी देखिए, मैंने आपको कोड ऑफ एथिक्स में सिखाया था कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं होती तो आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का प्रिंसिपल ब्रीच कर रहे होते हो, फिर आप ट्रेनिंग लेते हो, लोग हायर करते हो, ये सारी चीज़ें होती है ना। अच्छा, अब दानिश ने एक सवाल पूछा कि सर अगर कंपोनेंट ऑडिटर के पास नॉलेज है तो क्या हम फिर ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं सिविल बेस पे? हाँ जी, अब्दुल कह रहे हैं नो, बाकी क्या कह रहे हैं? हसनैन भी कह रहे हैं नो सर नहीं कर सकते। और बताओ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जिम्मेदारी किसकी है। हाँ, उसका काम नहीं असेस कर पाएंगे। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर की है। ऐसा ही है। तो अच्छा, और आपको ये भी पता है ना कि आइजा 600 में लिखा हुआ है कि आपने आइजा 220 को कंप्लाई करना है और वो है क्वालिटी कंट्रोल। क्या ख्याल है? क्वालिटी कंट्रोल है ना आइजा 220। तो क्वालिटी यही है ना कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द एविडेंस दैट हैज बीन गैदर्ड। वो तो आपने ब्रीच कर दिया। क्या ख्याल है मेरे बच्चों? अलाइन है यहां तक? ओके, चलें। एक तो ये हो गया रेलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरी सब्सिडरी जहां जहां है, क्या मैं एविडेंस गैदर कर पाऊंगा? लेट्स से सब्सिडरी एक ऐसी रिमोट लोकेशन पर है जहां पे मेरे पास भेजने के लिए लोग नहीं है और ना वहां से डेटा बाहर आ सकता है। हाँ भाई, तो क्या आज ही स्कोप लिमिटेशन है? हाल फिलहाल आज ही स्कोप लिमिटेशन है? नहीं, ऑनलाइन रिव्यू तो कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई वो ऑनलाइन रिव्यू से भी मना है। सवाल तो ये है ना, ये तो स्टैंडर्ड इस तरह पे बनाया गया कि एक्सेप्टेंस से पहले देखो एविडेंस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो क्या, हाँ, ईरान में जिस तरह भी आजकल चल रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे जंगी हालात में कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेगा, क्या आपको वो कनेक्शन अलाउड होगा? नहीं होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कंपोनेंट ऑडिटर अगर रख भी लूंगा तो उसकी चीजें रिव्यू कैसे करूंगा? क्या ख्याल है? यहां पे वो स्क्रीन पे प्रेजेंट करना भी मना कर रहा है। आप इस बात को समझें, यहां पे वो स्क्रीन पे प्रेजेंट करने से भी मना कर रहा है।
यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा, सुनना, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि भाई आप व्यू कर लेना, हम आपको भेज नहीं सकते, वो रिव्यू कराने से भी मना कर रहा है। तो क्या इस कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस आ गई है? हाँ जी। तो क्या मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ जी। नहीं सर। तो यही तो कह रहा है कि पहले एक्सेप्टेंस देख लो। फिर वो कहता है कि भाई देखो यार, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इदारा जो है ऑल टुगेदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस का यूज़ करता हो, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आपको बोलें कि भाईजान आपने ऑल टुगेदर, मैंने रिकॉर्ड्स देने की परमिशन नहीं दी हुई, क्या फिर स्कोप लिमिटेशन आएगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ हो रही हैं? ऐसा? अच्छा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की रिपोर्ट देती हैं? टाइप 1, टाइप 2, ऐसा ही है? ओके। अच्छा, तो टाइप 1 ये होती है कि वो सिर्फ ये बताता है कि भाई आपके कंट्रोल का डिज़ाइन सही है या नहीं है, क्या ख्याल है? ओके। और टाइप 2 क्या बताता है? टाइप 2 क्या बताता है? डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस बोथ, ऐसा ही है। पर मैं कह रहा हूँ अब उसमें भी तरीके होते हैं, बातों बातों में कनेक्ट करते हैं, आ जाओ। उसमें भी तरीके होते हैं ना कि आपको कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। बट एक मिनट होल्ड ऑन, मेरी बात सुनना। यहाँ पे आपको ये देखना होगा ना, अब इस पूरे ग्रुप के अंदर जो हमने ये पूरा ग्रुप बनाया है, इसके अंदर कौन कौन सी एंटिटी किस किस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का किस हद तक बेनिफिट ले रही है, क्योंकि उसके कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग तो वहाँ से मिलेगी। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं होती है, क्या ख्याल है? जल्दी बताओ, क्या ख्याल है? तो क्या ऐसा हो सकता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पूरे ग्रुप की, प्लीज़ सुनना, पूरे ग्रुप की पेरोल प्रोसेसिंग, जैसे यहाँ पे HRSG कंपनी है एक, सही है, जो हायरिंग कर रही होती है, तो पूरे ग्रुप की एक ही कंपनी पेरोल की प्रोसेसिंग करती हो, HRSG जैसी। तो क्या पूरा का पूरा डेटा वहाँ मैसर होगा? क्या पूरा का पूरा डेटा वहाँ मैसर होगा? इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? सेंट्रलाइजेशन। यस। तो मुझे बताओ, क्या जब मैं यहाँ पे पेरेंट एंटिटी ग्रुप पे बैठा हुआ हूँ, तो क्या मुझे पेरोल के लिए किसी कंपोनेंट को बोलने की ज़रूरत है, या उसका ऑडिट मैं खुद बैठे बैठे सबका कर लूँगा एक साथ? खुद कर लेंगे, सबका कर लेंगे, ऐसा ही है। क्योंकि मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूँ, पर सब्जेक्ट टू कि सबके कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ऐसा ही है, सेम होने चाहिए, सेंट्रलाइज हो, सेम हो, तो मैं बोलूंगा अच्छा भाई कंट्रोल, कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, याद आ रहा है इसमें अल्फाज है, कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल्स देखना होता है, कॉमन होने चाहिए। ओके, तो हमने ये थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सेप्टेंस कंसिडरेशंस है, इसमें चौथी चीज़ ये भी है ना कि क्या आपको ये परमिशन है कि आप ऑल टुगेदर कंपोनेंट मैनेजमेंट और उसकी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से मीटिंग्स कर सकें? अगर ये मना है तो क्या आज ही स्कोप लिमिटेशन है? ऐसा ही है। तो वो बोलता है भाई एक्सेप्टेंस में वो सारी चीजें कंसिडर करना जो तुम स्टैंड लोन में करते हो, बट उसमें एक तरीका लगा देना ग्रुप ऑडिट का। क्या ख्याल है मेरे बच्चों? ओके। अच्छा, जब कहता है, वो कहता क्या है, जब एक्सेप्ट कर लिया आपने, सही है। मैं किसी को भी माइक पे ले रहा हूँ, जरा हमें मजा आए यहाँ पे। अब्दुल रज़ाक बताएगा? मुझे लगता है तू बता देगा, सही है, ले लूँ माइक पे। हम बात कर रहे हैं, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद क्या बनेगा? एंगेजमेंट लेटर। इसके बाद क्या बनेगा, जल्दी बताओ? एंगेजमेंट लेटर। हाँ भाई, एंगेजमेंट लेटर। ओके। तो अब्दुल रज़ाक मुझे बताते हो, तुम आ चुके हो माइक पे, कि एंगेजमेंट लेटर में कौन कौन सी ऐसी एडिशनल चीज़ें होंगी जो नॉर्मल ऑडिट में नहीं होती? हाँ जी अब्दुल, आपकी आवाज़ आ नहीं रही, शायद माइक का मसला है क्या? हाँ भाई, हसनैन ने बताया अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कंपोनेंट्स, ऐसा ही है, अनरिस्ट्रिक्टेड
एक्सेस टू कंपोनेंट्स, और दूसरा कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो तो हो गया ना, वो तो आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये तो हो गया। और क्या कर सकते हैं एडिशनली, क्या होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कंपोनेंट, अवेलेबिलिटी, वेरी गुड, ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट, allowed to communicate with component auditor। क्या ख्याल है, वो अलाउ करेगा ना कि भाई आप आज एग्री करो कि मुझे कंपोनेंट ऑडिटर से बात करने दोगे। वेरी गुड। और क्या हो सकता है, आखिरी एक, रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में ऊपर हमने हाई लेवल कवर कर लिया। और क्या हो सकता है, एडिशनल इन्फो जो हम मांगेंगे, ऐसा ही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम मांगेंगे, ऐसा है। ये देखो, दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऑफ कंपोनेंट से भी बात करने का आप हमें मौका देंगे। और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, किसी एक बच्चे ने पूछा था, मुझे एक बात बताते हो, आपका जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अगर एक ग्रुप के अंदर बैंकिंग भी आ रहा है और म्यूचुअल फंड भी आ रहा है, तो क्या आपका फ्रेमवर्क इन सबको मिला के होगा, इन सबकी कंप्लायंस चेक होगी? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है बच्चों, जल्दी बताओ। तो क्या वो फ्रेमवर्क वाली बात समझ आती है? तो अच्छा, जब फ्रेमवर्क एक से ज़्यादा होंगे तो कंप्लायंस भी किसके हिसाब से चेक करनी है, एक से ज़्यादा पे, ऐसा ही है, एक से ज़्यादा की चेक करनी है। अब अगर मैं पीडीसीएल की बात करूं तो पीडीसीएल में टेलीकॉम कंपनीज भी हैं और बैंक भी है, तो क्या बैंकिंग का जो क्राइटेरिया है क्या वो भी उसमें आगे लग जाएगा? यस सर, आप उसके कंसोलिडेटेड एफएस खोल के देखेंगे, उसमें बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ओके, शमरेश कह रहे हैं वन क्वेश्चन प्लीज सर, बैंक इंश्योरेंस कंपनीज का ऑडिट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे होता है तो हाउ कंसोलिडेशन हैपेंस? नहीं, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, कोई मसला नहीं। अब्दुल रज़ाक सुनो, वो कह रहा है स्पेशल पर्पस नहीं। भाई मुझे बताओ, पाकिस्तान में अगर मैं पीडीसीएल की कंसोलिडेशन कर रहा हूँ तो वो स्पेशल पर्पस कैसे हो गया? वो तो नॉर्मल आवाम के लिए जनरल पर्पस ही हुआ ना, उनको तो वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे लोग वाबस्ता हैं, क्या ख्याल है, जनरल पर्पस है, वो स्पेशल पर्पस तो ना हुआ। यस, बैंक के ऊपर बैंकिंग ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है, तो क्या मैं उसकी कंप्लायंसेस चेक नहीं करूंगा? क्या बैंक बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत अकाउंट बनाता है? जल्दी बताओ। नहीं, गलत कह रहे हो, बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत नहीं बनाता, गलत कह रहे हो यार। उसने एसबीपी ने अपना फॉर्मेट इशू किया हुआ है, एसबीपी ने अपना फॉर्मेट इशू किया हुआ, अकाउंट्स आईएफआरएस के तहत ही बनाता है, खाली उसकी प्रेजेंटेशन एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, दैट्स इट। बात समझ आ रही है? क्लियर है जानी? क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, चलो एक तो ठीक हो गया, चले ओके। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई है कि भाई हमने एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया। जब तुम एंगेजमेंट लेटर साइन कर ले हो तो क्या तुम लोग डायरेक्ट ऑडिट करना शुरू कर दो या रिस्क असेसमेंट करोगे? सवाल है, रिस्क असेसमेंट। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की। क्या कहते हो, रिवाइज करा दूं? मजे का रिवाइज करा दूं, 315 भी हो जाएगा, गेम हो जाएगी ऑन। चलो आ जाओ जी, आ जाओ, एक एक कंपोनेंट को खोलते हैं। मैंने खोला इसमें से बैंक। चलें जी, जब मैं बैंक की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क होगा एडवांसेस के ऊपर, किस चीज़ का? जल्दी बताओ, लिख के बताओगे। एडवांसेस के ऊपर ईसीएल का, ईसीएल बोलोगे, वे बैड डेट नहीं, अभी बचपन में नहीं हम। ईसीएल, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। क्या इसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है? हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, ऐसा ही है।
तो क्या यहाँ पे आप ये असेस करेंगे, अच्छा अगर इसके प्रोसीजर्स की बात करें तो क्या आप यहाँ पे असेस करेंगे कि इसके प्रोसीजर पे वो कंट्रोल क्या है, इस एस्टिमेशन के ऊपर कंट्रोल क्या है, कहाँ से डेटा आता है? आपको पता है आइजा 540 इसी की बात करता है ना, एस्टिमेट्स की, हमने अलग से किया रिस्क के चैप्टर में। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, हमें ये देखना पड़ेगा ना इसका डेटा कहाँ से आता है, प्रोबेबिलिटी और डिफॉल्ट कैसे निकलती है, क्या डेटा रिलायबल है या नहीं है, वो सारी चीज़ें प्रोसीजर भी सिखाएं, जो बना रहा है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, वो तो प्रोसीजर्स हो गए। पर क्या आपका एक इनहेरेंट रिस्क लॉक हो गया? एक आपका इनहेरेंट रिस्क लॉक हो गया, जल्दी बताओ। ओके, डन हो गया। अच्छा, तो क्या आप एक यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, ग्रुप का बॉक्स, जिसमें आप लिखते रहेंगे कंपोनेंट के नाम, कंपोनेंट ए बी सी डी, और यहाँ पे देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं करता कैसे हूँ, मैं कैसे ऑडिट करता हूँ। यहाँ पे लिखोगे आइटम्स के नाम, आइटम्स बोले तो लाइन आइटम्स, जल्दी बताओ, आइटम बोले तो लाइन आइटम्स। तो अगर यहाँ पे बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, मैं तुमसे पूछता हूँ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एडवांसेस आ रहा है, तो तुम्हें देखना होगा एडवांसेस किस किस कंपोनेंट पे आ रहा है, उसको लाशों की तरह फैला दोगे? सिखाता हूँ आज तुम्हें रिस्क असेसमेंट, फैला दोगे उसको लाशों की तरह? हाँ भाई, मैंने कहा मेरे एडवांसेस सिर्फ यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो आप क्या यहाँ पे मार्क कर लो कि इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क है, और वो हाई है या लो है, हाई है या लो है? हाई है। अच्छा, हाई कैसे देखते हैं इनहेरेंट रिस्क? जिसकी 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 यहाँ पे लिखते हैं ना, अभी तुम्हें रिवाइज कराते हैं। हाई ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों, जिसकी लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, ऐसा है, लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, ज़्यादा हो। अच्छा, फिर अगर आपको पता लगे कि यहीं पे ही इसी एरिया पे इतनी एस्टिमेशंस अनसर्टेनिटी है और मैनुअल कैलकुलेशंस होती हैं, इनके पास कोई ऑटोमेटेड मॉडल नहीं है, तो क्या यहाँ पे फ्रॉड रिस्क आ सकता है? हाँ, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी, लो भाई 240 भी रिवाइज करा देता हूँ, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी आ सकता है। तो क्या आप यहाँ पे अलग से फोकस कराओगे? क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? अच्छा, अगर इस ग्रुप के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है, तो क्या इसके अंदर जो आपकी इंश्योरेंस लायबिलिटीज होती हैं, जो IBNR होता है, इंकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, क्या उसमें एक्चुअली इन्वॉल्व होता है? क्या उसके अंदर एक्चुअली इन्वॉल्व होता है? ऐसा ही है, अजम्पशंस हैं, यहाँ पे भी इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है। आपको पता लग गया कि यहाँ पे इस कंपोनेंट पे नीड ऑफ एक्सपर्ट है, हमने कहा ये रहा इंश्योरेंस, सही है, हमने कहा कि भाई क्लेम्स, ऐसे कर करके मार्क करते रहोगे, ऐसे कर करके मार्क करते रहोगे। तो मुझे बताओ, जो आप इंडिविजुअल एफएस में कर रहे होते हो, अब वो किस लेवल पे करोगे, जल्दी बताओ। ये तुम्हें कभी तुम्हारे मैनेजर ने नहीं सिखाया होगा, इस बात को मानते हो ना? ये खोल की होती है असेसमेंट, टकाटक एक एक करके अलग अलग खोल के रख दो, ग्रुप लेवल पे आ गया, एक एक करके फैला दो उसको। अच्छा, यहाँ पे टोटल आया हुआ होता है ग्रुप का, इस बात को याद रखना है, टोटल यहाँ पे आया हुआ होता है, फिर उसका ब्रेकअप देखते हो। क्या आप ब्रेकअप को ये कह सकते हो वो डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन है? क्या ख्याल है, क्या ब्रेकअप को ये कह सकते हो कि वो डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन? जल्दी बताओ, क्या हम ब्रेकअप को ये कह सकते हैं कि वो डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन है? जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी, लव यू। हाँ भाई, अच्छा, तो डिसएग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन से आपका रिस्क, अच्छा मतलब तो खुद नहीं आता, खैर हमारी फर्म के पास ग्रुप ऑडिट क्लाइंट ही नहीं है, तो मैनेजर कैसे सिखाएगा? अब भाई सही है, यहाँ पे देख लेते हैं, अब सीख रहे हो ना जानिए, अब बात समझ आ रही है? वैसे पूछ रहा हूँ, अब्दुल शकूर क्लियर है? ये हो गया ग्रुप ऑडिट, तुम्हारा भाई सिखा रहा है ना तुम्हें अलग अलग करके, अभी इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे तुम्हें बताऊं, जो तुम्हें सिखा रहा हूँ ना, ये तुम इंटरव्यू में भी चेपोगे, तुम्हें पास कर देगा वो, कि मैंने पहले ये किया था, फिर मैंने डिसएग्रीगेट किया था। ओह, वो बोलेगा ये क्या बच्चा है यार, कमाल।
पाकिस्तान में ग्रुप ऑडिट का कॉन्सेप्ट कम है। नहीं भाई, क्या कह दिया? ओ भाई ये कह रहा पाकिस्तान में ग्रुप ऑडिट का कॉन्सेप्ट कम है। नहीं भाई, मैं तो जब से फर्म में हूँ मेरी तो ज़िंदगी में ग्रुप ऑडिट ही टकरे मुझे। ऐसा नहीं है यार, काफ़ी है भाई, बहुत है। ये कह लो कि हाँ उस लेवल की सब्सिडीज नहीं होती हैं जैसे 50-50। कभी मैं दुबई का ऑडिट करता था तो वहाँ पे 50, 51, 52 सब्सिडीज होती हैं। बैंक इज एन इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रुप दैट डोंट एक्सेस हाईली रिस्क एरिया। अच्छा सुनो, रायान का एक सवाल आया ऑनलाइन, मतलब आप जवाब दोगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सुने, रायान ये कह रहे हैं कि सर एक कंपोनेंट इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट तो क्या हम उसको कंसिडर करेंगे? आपको बात बताऊं, आइजा 600 नया जो आया है ना, वो आपको पूरी सब्सिडी को नहीं, डेफिनेटली क्या कह रहा है, भंगी नहीं है, क्या कह रही है? सुनो भाई, क्या हो गया? ये पेपर देने जा रहे हो अभी? आइजा 600 कहता है आप सब्सिडी को ओवरऑल देखोगे नहीं, आप देखोगे लाइन बाय लाइन असेसमेंट, अकाउंट लेवल असेसमेंट होती है, ट्रांजैक्शन लेवल असेसमेंट होती है, इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट लेवल रिस्क असेसमेंट। सही कह रहे हैं ना दानिश? अकाउंट लेवल रिस्क असेसमेंट होती है। और मैं आपको चलो मजे की बात बताऊं, सुनो, अभी हम इसको कवर करते हैं, फिर देखो तुम्हें कैसे पता लगेगा कौन सा कंपोनेंट मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। करें आगे चलें, अगला रिस्क बताऊं? ओके अच्छा, फिर आपने यही इंश्योरेंस कंपोनेंट उठाया। इस इंश्योरेंस के दो सेगमेंट्स थे। हाँ भाई, एक सेगमेंट था मोटर और एक सेगमेंट था आपका प्रॉपर्टी। ये सेगमेंट जो मोटर सेगमेंट है ना, ये लॉसेस में है। ये लॉसेस कहाँ से पता लगा था आपको? कहाँ से पता लगेगा लॉसेस में? एफएस से, डिस्क्लोजर से? क्या ख्याल है? एफएस के, डिस्क्लोजर से? पिछले साल के? इस साल तो आप करने आए हो अभी, ऐसा ही, जल्दी बताओ। ओके, तो ये सेगमेंट जो आपके मोटर है और ये लॉसेस के अंदर है। हाँ, डिसएग्रीड इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। सुनो, अगर ये लॉसेस के अंदर है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये मेरा एक CGU है? CGU है, आपका दिमाग नहीं जाएगा यहाँ तक, तो मैं बता देता हूँ ये CGU है, ऐसा ही है। हाँ, डेफिशिएंसी रिजर्व बनता है, मतलब CGU है, जल्दी बताओ। अच्छा, क्या इस CGU की इम्पेयरमेंट का रिस्क है? वेरी गुड। अच्छा, क्या इस CGU में ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कैसे पता है? क्योंकि मुझे वो पैसे दे रहा है आज कम। सुनो, यही तो सीन है। IFRS 17 आया ही इस पे, तुम लोग अभी लगाना सीखोगे जब इंशाल्लाह सीखोगे। IFRS 17 पता है आया ही इस पे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो IFRS आया है वो आया इस पे। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई आज देखो कि आपको हिस्टोरिकली पता लगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट पे आप प्रीमियम कितना ले रहे हो, उस पर क्लेम कितने देते हो, तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऑनरस हो सकता है? FFR में है IFRS 17? नहीं भाई, अल्लाह माफ़ी, अभी नहीं है, आएगा इंशाल्लाह। तो अच्छा पहले बताओ, आपको क्या यहाँ से रिस्क पता लग गया? एक मिनट रुकना भाई, ये हमारे हेडक्वार्टर की कॉल है। हेलो जी मम्मा, क्लास में हूँ मैं। जी जी, हाँ ना, आपको बताया तो था 11 बजे तक है। कोई काम है बताएं? नहीं नहीं, अभी खाऊंगा, मैं क्लास की तैयारी कर रहा था मैं। नहीं नहीं, क्लास की तैयारी कर रहा था इसलिए खाना नहीं खाया, अभी खाऊंगा इसके बाद। किधर? नहीं आएगा, मैं क्लास में हूँ, शायद देख के चला जाएगा, देख के चला गया होगा, वेट कर रहा होगा बाहर। कोई काम तो बताएं। चलो अभी करते हैं ना, मैं क्लास के बाद। तो मैं बोलता हूँ ना उसको, सही करेगा। बताता हूँ ना आपको, क्लास के बाद बता रहा हूँ, सही है? ओके ओके। हाँ जी जानी, मतलब सर यहाँ आइडेंटिफाई नहीं किया होगा ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट का रिस्क, क्या सिद्दीक सही कह रहे हैं? हाँ भाई, सीज़न के दिन याद आ गया आपको बात देख के? हाँ ऐसा ही है। अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी से,
कि क्या ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे रिस्क ये है कि ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया होगा, हाँ जी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लॉस होगा, प्रोविजन फॉर ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिकॉर्ड किया होगा और इम्पेयरमेंट भी नहीं बुक की होगी। क्या ख्याल है? ना बात समझ आती है? अच्छा, तो क्या आप ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता लग रही हैं जब मुझे अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, उसके इंटरनल कंट्रोल्स की? ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ एक एक करके, क्या आपको कंट्रोल्स का जायज़ा ऑल टुगेदर पूरी ग्रुप एंटिटीज़ में हर एक एंटिटी का लेना पड़ेगा? हर एक मतलब हर एक, जल्दी बताओ। यस, ग्रुप का, बिल्कुल ऐसा ही है, हर एक एंटिटी में ग्रुप का लेना पड़ेगा ना। जहाँ पे कंट्रोल गायब होगा वहाँ पे आपका रिस्क क्या होगा? जल्दी बताओ। जहाँ पे कंट्रोल गायब होगा वहाँ पे आपका रिस्क क्या होगा? जल्दी बताओ। ज़्यादा होगा, ऐसा ही है। डन हो गया? ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी में एक काम करूँ, मैं तुम्हें बताऊँ कि भाई मैंने जो है इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट रीड की। क्या रीड की? जल्दी बताओ। इंस्पेक्शन भी करते हैं ना हम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है ना कि इंस्पेक्शन करोगे तो अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो मैंने इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट रीड की, तो मुझे वहाँ से पता लगता है कि भाईजान यहाँ पे इंटरनल ऑडिट ने एक ऑब्जर्वेशन निकाली हुई है कि कोई रिकॉन नहीं बनती बिटवीन क्लेम्स सबमिटेड विथ क्लेम्स रिकॉर्डेड। हाँ भाई, तो क्या ये भी एक रिस्क फैक्टर है? अच्छा, क्या रिस्क है? कंप्लीटनेस का रिस्क है। अच्छा, उसने जो एक्सपर्ट रखा हुआ है उसकी असेसमेंट नहीं करता इदारा, कंपोनेंट उसकी असेसमेंट नहीं करता कि भाई किसको रखना है, उसकी कंपोनेंट, उसकी कोई भी ऐसी कोई कंट्रोल नहीं लगा हुआ। अब क्या वैल्यूएशन का मसला होगा? हाँ या नहीं? तो देखो कैसे खुल के सामने आएंगे रिस्क। बात समझ आ रही है? कैसे खुल के सामने आएंगे रिस्क? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिर एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के ऊपर गवर्नमेंट ग्रांट आपको दिखी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ भाई, तो क्या रिस्क है? आओ 315 भी तो रिवाइज करा रहा हूं तुम्हें। क्या रिस्क है? हो सकता है कि उसने इनकम बुक कर ली हो जब कंडीशन पूरी ना हुई हो। ऐसा ही है, इनकम बुक्ड व्हेन कंडीशंस नॉट फुलफिल्ड, ये हुआ होगा। अच्छा, और एसेट बेसिस के बजाय एक्सपेंस बेसिस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सारे वो वाले रिस्क, तो आप बताओ मुझे, जैसे जैसे आप जितना डिसएग्रीगेट करोगे आपको रिस्क पे रिस्क मिलते जाएंगे। क्या इसमें आपको अब कॉन्सेप्चुअली दिमाग में बात बैठती हुई नजर आ रही है? जल्दी बता दो मेरे बच्चों। हम बिल्कुल डिटेलिंग में जा रहे हैं, बारीकी में जा रहे हैं कि ये आपने रिस्क निकालने होते हैं जो एप्लीकेबल हैं। अच्छा, फिर आपको पता लगे कि एक कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट सही है, जो आपको बंडल ऑब्लिगेशंस होती हैं, इसमें बंडल गुड्स बेचता है, तो क्या रिस्क है? IFRS 15 वाला कि डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं की होगी। ऐसा ही है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई नहीं की होगी, पर ये तुम्हें तब पता लगेगा ना जब तुम बोलो। अच्छा, एक इदारा है, अब तुम एक एक करके बताना। एक कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट को तुमने देखा और तुम्हें बात समझ आई कि यार इस कंपोनेंट के मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से तुम्हें एक बात पता लगी है कि उस कंपोनेंट के डायरेक्टर ने डिस्कस किया कि यार कंपटीशन आ चुका है। क्या आ चुका है? जल्दी बताओ, क्या आ चुका है? कंपटीशन आ चुका है, कंपटीशन। और आपने उस कंपोनेंट के यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि याद रहे, जब इतना लिख रहे हैं तो ये भी लिखते हैं, कंपटीशन आ चुका है और उस कंपोनेंट का क्या एनालिटिकल प्रोसीजर से भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है? जल्दी बताओ, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है?
यस सर होता है। तो उस एनालिटिकल प्रोसीजर से जब रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो क्या हम कह सकते हैं अगर मेरे मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? कंपटीशन आ गया है, मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? अदरवाइज आपके पास तो उल्टा होना चाहिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए मेरा भाई, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि ये तो कम होगा, उल्टा ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन से हट गया? क्योंकि हम एनालिटिकल में एक्सपेक्टेशंस देख रहे होते हैं, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद अदर अवेलेबल इंफॉर्मेशन, यही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। सर अगर बीओडी ने रिस्ट्रिक्टिंग का डिसीजन ले लिया है रीस्ट्रक्चरिंग का और पब्लिक नहीं किया तो प्रोविजन बुक होना चाहिए या नहीं? जल्दी बताओ आप लोग। अगर बीओडी ने रीस्ट्रक्चरिंग का डिसीजन ले लिया तो प्रोविजन बुक होना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन अमंग दोस्त क्रिएट नहीं की ना जो अफेक्टेड है, ऐसा ही है, आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन अमंग दोस्त क्रिएट करनी होती है ना। चलो खैर, अब पहले बताओ ये गेम समझ आई रिस्क असेसमेंट की? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब आपने जब इसको ये बिछा दिया पूरा ऐसे, ये तो जिस कंपोनेंट में रिस्क ज़्यादा है, जिस कंपोनेंट में रिस्क ज़्यादा है, तो क्या वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन जाएगा? क्या वो तुम्हारा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट बन जाएगा? ऐसा ही है, वेरी गुड। अब आप लोग सुनना मेरी बात बच्चों, अब आप लोग ये देखोगे, जी मोहम्मद पूछें, अब आप लोग ये देखोगे कि मेरा कौन से कंपोनेंट पे किस किस हेड पे क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो अब आप कंपोनेंट ऑडिटर की पहले कंसिडरेशन करोगे, कंपोनेंट ऑडिटर को रखना या नहीं रखना। क्या ये भी आया था 600 का पार्ट है कि कंपोनेंट ऑडिटर को रखना है या नहीं रखना, ये भी आया था 600 का पार्ट है। उसके अंदर कुछ कंसिडरेशंस हैं, उसके अंदर कुछ कंसिडरेशन है कि वेदर to appoint component auditor or not। अच्छा, जिस एरिया में मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा नहीं है उसमें रखूँगा, हाँ भाई यूज़ करेंगे, यस ओके। अच्छा भाई, आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं और बहुत बड़ा ग्रुप है और आपके पास अपने खुद के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जो जा पाएँ, क्या आप यूज़ करेंगे? ओके। अच्छा, हिस्टोरिकली ज़माने से एक ऑडिटर उसको कर रहा है पर वो फैमिलियरिटी थ्रेड का ख्याल रखता है, क्या आप उसको यूज़ करेंगे? यस। तो वो नॉर्मल ज़िंदगी वाली बातें सोचो ना कि आप कब यूज़ करोगे कब नहीं करोगे। अच्छा, फिर इस पे सोने पे सुहागा ऊपर की बात करें अगर आप लोग इजाज़त दें। ये तो हो गया ये कि भाई मैं कब कब उसको यूज़ करूँगा। आपकी इन्वॉल्वमेंट की एक्सटेंट कितनी होगी ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? आपकी इन्वॉल्वमेंट की एक्सटेंट कितनी होगी ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? अच्छा, आगा कह रहे हैं सर मेरी एक्सपर्टीज़ ही नहीं है तो मैं काम कैसे रिव्यू करूंगा। मैंने ये कहा कि मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैंने कहा उस हद की नहीं है, मेरे पास एक रीजनेबल नॉलेज होगी कि मैं रिव्यू कर लूंगा, पर ज़्यादा चीता तो वो है ना। क्या ख्याल है? ओके सर, ये क्या लिखा है इन्होंने? सर कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं अगर ग्रुप नहीं फॉरेन ब्रांच के लिए। हाँ देखो, आप देखो फॉरेन ब्रांच आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो आप क्या करोगे? कंपोनेंट ऑर्डर को यूज़ करोगे? जल्दी बताओ, यही बात की हमने। ओके। अच्छा मुझे बताओ इन्वॉल्वमेंट किस एक्सटेंट तक होगी आपकी? क्या ये स्ट्रेटजी में आता है, ऑडिट प्लान में आता है? यस सर। जिस कंपोनेंट पे सिग्निफिकेंट रिस्क होगा वहां आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क के ऊपर? यही तो किया था,
ये सारे डब्बे अच्छा जिसमें ज़्यादा डब्बे निकले, वैसे ही आसानी के लिए जिसमें ज़्यादा डब्बे निकले वहाँ पे रिस्क क्या है, ज़्यादा है, ऐसा है। अच्छा ओके, पहला। दूसरा, जहाँ पे अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस हैं वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी। हाँ भाई, न्यू कंपोनेंट ऑडिटर है। हाँ भाई, रोटेशन हुई थी, रोटेशन हो गई, अब क्या करेंगे। हाँ भाई, क्या मेरी एक्सटेंड ज़्यादा होगी, ऐसा है। अच्छा, जहाँ पे फ्रॉड रिस्क है वहाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, यस सर बिल्कुल ज़्यादा होगी। ओके अच्छा, ये तो हो गई इन्वॉल्वमेंट की बात। अब आप मुझे ये बताते हैं, अब मुझे बताते हैं हाउ टू गेट इन्वॉल्व्ड। हाउ टू गेट इन्वॉल्व्ड। पहला, रेगुलर मीटिंग्स, रिस्क ब्रीफिंग्स with involvement of component auditor, ऐसा ही है। हाँ भाई, क्या मैं ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शंस भेज सकता हूँ, GAI ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शंस। हाँ जी, ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में क्या क्या भेजता हूँ कि आप एक्नॉलेज करें, आप एक्नॉलेज करें कि आपको मेरी इंस्ट्रक्शन समझ आई, आप एक्नॉलेज करें कि आप क्या रहेंगे, जल्दी बताओ आप क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट। क्या मुझे ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में टाइमलाइन बताने की नीड है, टाइमलाइन। ओके, क्या मुझे ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में सिग्निफिकेंट रिस्क बताने की नीड है, यस। क्या मुझे ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में प्रोसीजर्स बताने की नीड है कि ये तुम्हें काम करना है, वेरी गुड। क्या आपको ये बताने की नीड है कि आपने अपनी गोइंग कंसर्न असेसमेंट करनी है, यस। क्या मैं उसको उसकी एलोकेटेड कंपोनेंट मटीरियलिटी बता दूं, अच्छा मैंने फिर आपको ये सिखाया था कि कंपोनेंट की मटीरियलिटी कैसे निकलती है। अज्यूम कर रहे हैं सीधा सीधा, ग्रुप का आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, उस पर लगा दिया एक परसेंटेज, क्या ये ग्रुप की मटीरियलिटी आ गई, क्या ये ग्रुप की मटीरियलिटी आ गई। अब आप एक काम करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे, इसको क्या करेंगे जल्दी बताओ, एलोकेट करेंगे, इसको एलोकेट करेंगे बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ इंडिविजुअल पीवीडीज। हाँ भाई, तो मुझे बताओ अगर 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 इतने सारे पीवीडी उठाए, लेट्स से 7 सब्सिडरीज हैं, सही है, 7 सब्सिडरीज हैं, तो आपने इतने सारे पीवीडी सबको लॉस एलोकेट कर दिया। अच्छा, अगर एक कंपनी लॉस में है तो फिर उसके लिए कोई और बेंचमार्क लेंगे, हाँ भाई रेवेन्यू लेंगे, तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर रेवेन्यू पे ही होता, यानी मटीरियलिटी तो यही रहेगी, इस बात को याद रखना, इस पे चेंज नहीं होगा, मटीरियलिटी तो यही रहेगी, सिर्फ रेशियो उसमें उस कंपोनेंट का रेवेन्यू का बनाऊंगा, बस। बात समझ आ रही है, उस कंपोनेंट में उसका रेशियो सिर्फ ये बनाऊंगा। अच्छा, एक तो ये हो गई ना। अब मुझे बताओ, जिसमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा था, तो क्या अब मैं ये जो एलोकेट कर दिया इसको और स्लैश कर सकता हूं, इसको और स्लैश कर सकता हूं, हाँ भाई, और कट लगा सकता हूं। क्या मैं कट डाउन कर सकता हूं, तुमसे सवाल है, क्या मैं कट डाउन कर सकता हूं बेस्ड ऑन, जल्दी बताओ, बेस्ड ऑन रिस्क,
ऐसा ही है, तो ये तो मुझे अलाउड है ना मेरे बच्चों, ये तो मुझे मना ही नहीं है, क्योंकि आप, अच्छा आपको पता है कि कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है। हाँ, इसी की बात तो कर रहे हो नहीं, आप ही को तो पता है ना कहाँ पे ज़्यादा रिस्क है, ये डब्बे जो भरे थे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है किसी स्पेसिफिक हेड ऑफ अकाउंट के लिए आप मटीरियलिटी कम कर लो ताकि उसमें चीज़ें ज़्यादा सेलेक्ट हों? क्या ख्याल है? हाँ भाई, ऐसा है? हाँ वही बता, देखो मोहम्मद कहने से क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी देखेंगे ना, क्या क्वालिटेटिव फैक्टर्स अभी नहीं देखे मैंने, जल्दी बताओ, एक निकाल के फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखे ना। यस। अच्छा अगर पूरा ग्रुप लॉसेस में है तो क्या फिर मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जा सकता हूँ, ऊपर एक स्टेप ऊपर? सर वो भी नहीं है तो क्या जीपी पे जा सकता हूँ? सर वो भी नहीं है तो क्या रेवेन्यू पे जा सकता हूँ? ऐसा है? अच्छा मुझे बताओ, अगर ग्रुप का पीबीटी 200 बिलियन का है, सही है, और ये बना है ऐसे कि पेरेंट का 80 है, सही है, और एक कंपोनेंट है उसका 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, हाँ भाई कितना लेफ्ट ओवर रह गया जल्दी बताओ? लेफ्ट ओवर कितना ले गया? 30, फिर ये 30 आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ, इसका मैंने निकाल लिया कितना परसेंट? 5%। क्या 10 बिलियन की मेरे पास आ गई मटीरियलिटी? हाँ जी जल्दी बताओ, 10 बिलियन की आ गई। अच्छा अब इस 10 बिलियन को मैं कहूँगा ये पूरे ग्रुप की है, कि पूरे ग्रुप में इसकी मिस स्टेटमेंट जमा होके आ जाए, इसकी मिस स्टेटमेंट जमा होके आ जाए, इसकी जमा होके आ जाए, इसकी जमा होके आ जाए, और इसकी जमा होके आ जाए, ये सारी जमा होके आ जाए, इन सबको एग्रीगेट, आपको पता है एक वर्ड यूज हुआ हुआ है एग्रीगेशन रिस्क, याद है एग्रीगेशन रिस्क, सबकी जमा होके ऊपर ना निकल जाए। इस एग्रीगेशन को, रिस्क को कैटर करने के लिए तो हमने छोटी छोटी मटेरियल निकालनी है उनके रेशियो में। हाँ अगर इफ़ यू थिंक कि उसके रेशियो में फिर भी ज़्यादा आ रही है, आपकी जजमेंट में ये और कम होनी चाहिए, तो आप क्या और कम कर लेंगे, ताकि 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 आपके हिसाब से वो इस पैरामीटर को क्रॉस ही ना करे। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है मेरे बच्चों? आप छोटी से छोटी चीज़ भी सही कराओगे कंपोनेंट लेवल के ऊपर, तो क्या वो ऊपर आते आते सही हो जाएगी? हाँ जी मेरे बच्चों, डन हो गया? बात समझ आती है? ओके, तो मुझसे किसी ने पूछा था यहाँ पे, जानी ये बात समझ आ रही है? तो मैं इसका रेशो निकाल लूँगा ना। मैं अगर 80 को डिवाइड करूँ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, 80 को डिवाइड करूँ 200 से कितना आता है? 80 को डिवाइड करूँ 200 से कितना आता है? परसेंटेज बताओ। 40%। ओके, तो इस पूरे उसके अंदर इसकी मटीरियलिटी का 40% इसको मिल जाएगा। 20 को डिवाइड करूं तो कितना आता है? 10%। तो मैं 10 बिलियन का 10% इसको एलोकेट करूंगा, 40% इसको एलोकेट करूंगा, इससे होगा ये, ले सकते हैं। बट देखो अगेन अब्दुल बासित कह रहे हैं 80 ले सकते हैं। मुझे बताओ ये कंपोनेंट को पता होगा या पेरेंट बताएगा उसको? पेरेंट को ऑडिटर बताएगा, जल्दी बताओ अब्दुल बासित। पेरेंट बताएगा ना, तो पेरेंट अपनी रिस्क असेसमेंट करके बताएगा। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट इसको और स्लैश कर दे, पहले ये निकाल ले और उसके बाद और कम कर दे बेस्ड ऑन रिस्क, और लिख दे कि भाई ये है। हाँ जी जल्दी बताओ, फिर पहले बताओ बात समझ आ रही है यहाँ तक बच्चों? आपको ये बात समझ आ गई कि कैसे मटीरियलिटी, तो हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट इस पे काम करेगा। अब आपको जब ये समझ आ गया कि हमने उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दी, कब यूज़ करना है कब नहीं करना, तो अब क्या सामने से जवाबात आएंगे। जवाबात के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर, जल्दी बताओ, रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले वो कहता है कि भाई आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि किसको तुमने ऑडिट करके लॉक किया है, जिसको हम इनिशियल अकाउंट्स कहते हैं, ऐसा ही है? ये मुझे बताओ तो मैं देखूं यही वो है जो तुमने ऑडिट किए हैं। सर कंपोनेंट ऑडिट के व्यू में अगर मटेरियलिटी उस कंपनी की मतलब कम होनी चाहिए तो एलोकेटेड मटेरियल, प्लानिंग मटेरियल उसमें अज्यूम होगी। नहीं, देखो सिद्दीक, अगर कंपोनेंट ऑडिटर की मटेरियलिटी कंपोनेंट ऑडिटर सोचता है कम होनी चाहिए, तो क्या वो पेरेंट से डिस्कस करेगा, ग्रुप एंगेजमेंट पार्टनर से डिस्कस करेगा? जल्दी बताओ। यस। तो जब वो डिस्कस करेगा तो फिर हम देखेंगे क्या वो रीजनेबल बात कह रहा है या नहीं कह रहा है। अगर रीजनेबल कह रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसको कम कर लो, क्योंकि हम उसको रिस्क असेसमेंट में थ्रू आउट इन्वॉल्व रखते हैं, उसके साथ इंगेज रहते हैं। अच्छा ओके,
क्या मैं उसका जो उसने सबमिट किया, क्या जो मैंने उसको दिया था ये वाले पूरी ग्रुप ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, क्या मैं देख लूँगा कि उसने क्या वर्क परफॉर्म किया है? हाँ भाई, क्या वर्क परफॉर्म किया है? क्या उसने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं? सिग्निफिकेंट रिस्क पे उसका कंक्लूजन क्या है? हाँ भाई, तो क्या अब मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि मुझे तू सारी अपनी अनकलेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स बता और अपनी कंपोनेंट मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके दे? क्या वो चाहिए होगी? क्या वो चाहिए होगी? क्या वो चाहिए होगी रिटन रिप्रेजेंटेशन? यस। तो मैंने कहा भाई आप मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कंपोनेंट लेके दो, रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऐसा ही है, समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स आएगी। अच्छा, वो समरी क्यों मांग रहा हूँ? ताकि हर एक कंपोनेंट की जमा करता रहूँगा, एग्रीगेट करता रहूँगा, ताकि ग्रुप की मटेरियलिटी से ऊपर ना जाए। क्या ख्याल है? अच्छा, और अगर इनके काम में तुम्हें कोई भंड दिखे तो क्या तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे वापस से वर्किंग पेपर रिव्यू कराओ? हाँ भाई, रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ वर्किंग पेपर। अच्छा, क्या उसको आप कह सकते हो कि वापस से एडिशनल काम करो? क्या ये एंगेजमेंट लेटर में एग्री हुआ था? ओके। क्या मैं खुद से काम कर सकता हूं जाके? ओके सर, जब ये सारा हो गया तो आपको एक पलंदा मिल गया, एक एक एविडेंस मिल गया, हाँ या ना बताओ, जल्दी से जानी, जल्दी से जानी। ओके, जब आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट था इधर 600 में? हाँ बिल्कुल था। इस मटेरियलिटी के बेस पे ही क्या निकलेगी? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो सबको एलोकेट होगी, ऐसा ही था ना? क्लियर है? ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सुनना। अब जब सारे बैलेंसेस टिक हो गए, अब आपका पता है मसला क्या है? आखिरी मसला शुरू होगा यहाँ पे, अगर कोई तुम में से मुझे बता दे। और आखिरी मंजन ये है कंसोलिडेशन प्रोसेस। ये आप एक्सेप्टेंस के वक्त भी देखते हो कि ये कंसोलिडेशन करते कैसे हैं। याद आ रहा है कंसोलिडेशन प्रोसेस? हाँ भाई। ओके, तो कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या मैनेजमेंट अपने कंपोनेंट्स को इंस्ट्रक्शन भेजती है? हाँ भाई, क्या मैनेजमेंट अपने कंपोनेंट को इंस्ट्रक्शंस भेजती है कि एक टेम्पलेट होता है कि आपने अपनी इन चीज़ों को इस पे करके देना है, अगर कोई चेंज इन पॉलिसी है, आपको ये पता है ना, या फ्रेमवर्क है, तो ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल पे हो, पेरेंट फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, तो क्या वो चेंज होगा? और अगर वो फ्रेमवर्क कोई और है, आपका फ्रेमवर्क कुछ और होगा, तो ये आपका रिस्क भी हो सकता है ऊपर। ये सब ग्रुप के हिसाब से करना पड़ेगा। और तीसरा, क्या हम उसको बोलेंगे कि भाई रिकॉन बनाओ आरपी ट्रांजैक्शंस की? क्या ख्याल है? अच्छा, रिकॉन के सारे बैलेंसेस आपस में रिकनसाइल होंगे कि पेरेंट का सब्सिडरी से, दूसरी सब्सिडरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबसे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, तो चलो ये एक तो बात ये हो गई, अच्छा, अब क्या आप जब ये देखेंगे तो क्या इसके बाद आप ये मेक श्योर करेंगे आखिर में आपका ऑडिट प्रोसीजर, यू विल मेक श्योर कि ऑल कंपोनेंट्स हैव बीन, क्या लिखूंगा, कंसोलिडेटेड। कोई मिस तो नहीं हो गया? ऐसा ही है। अच्छा, एप्रोप्रिएट इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड।
सर अगर ग्रुप फेयर वैल्यू मॉडल एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट हैव बीन मेड, और क्या करेंगे जल्दी बताओ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स में? हाँ भाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आर एप्रोप्रिएट फॉर न्यूली एक्वायर्ड सब्सिडरी, ऐसा है। अच्छा, अब शमरेज ने कहा सपोज सब्सिडरी इज एट कॉस्ट मॉडल इन पेरेंट फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो कंपोनेंट ऑडिटर हैज ऑर्डर्ड बैलेंसेस एज पर कॉस्ट मॉडल। नहीं तो बेटा एक बात बता दो, वो कह रहा है सब्सिडरी को तो हमने ऑडिट कॉस्ट पे किया, नहीं भाई, फिर कंपोनेंट को मैं ये भी तो कहूंगा ना कि उसने वैल्यूएशन रिपोर्ट जो ली होगी अपने वैल्यूअर से, उसको उस तर्ज पे भी देख के दे कि क्या उसने वैल्यू सही की, उसकी एडजस्टमेंट सही हुई या नहीं हुई। क्या ख्याल है, क्या ख्याल है मेरे बच्चों, क्या ख्याल है? ऐसा ही है, जल्दी बताओ। मिल जाएगा मुस्तफ़ा, सही है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की एलिमिनेशन देख लेंगे, बेसिक गुडविल एडजस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट एलिमिनेशन। अच्छा, एक और चीज, टिक एंड टाई विथ फाइनल ऑडिटेड नंबर्स। ये क्या कह रहा हूं, टिक एंड टाई विथ फाइनल ऑडिटेड नंबर्स, ये क्या होता है जल्दी बताओ, ये क्या होता है? कंपोनेंट के ऑडिट अकाउंट्स है, वेरी गुड। अच्छा, कंपोनेंट के ऑडिट अकाउंट्स मुझे सब्सिडी ने भेजे होंगे या मेरे कंपोनेंट ऑडिटर ने भेजे होंगे? ये फाइनल नंबर है मेरे, वो मैच करूंगा ना, यही आ रहे नहीं आ रहे, ऐसा ही है, ऐसा ही है मेरे बच्चों। मैं तो अपने वाले पे विश्वास करूंगा ना कि जो उसने दिए हैं फाइनल। हाँ भाई, एनसीआई की कैलकुलेशन के अलावा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन भी हो सकती है। हाँ जी, जल्दी बताओ। सवाल यह है कि सर अगर किसी कंपोनेंट पे फुल आईएफआरएस एप्लीकेबल नहीं है तो उसको भी फुल आईएफआरएस पे आना होगा ना, कंसिस्टेंसी के लिए। अगर आईएफआरएस फॉर एसएमई एक सब्सिडरी अप्लाई कर रही है तो उसने लीज की अकाउंटिंग नहीं की होगी आईएफआरएस 16 की, भाई क्या ग्रुप में आते आते करनी पड़ेगी? जवाब दो इस बात का, जवाब दो। बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्लियर है? तो सिंपल है वो तो। अच्छा मुझे बताओ, ये सारी चीज़ें कर करा के क्या आपको सफिशेंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया? और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुई तो मटेरियल कब होगी, परवेजिव कब होगी, स्कोप लिमिटेशन कब होगी, सारी रिपोर्ट पे कहानी निकल जाएगी। क्या ख्याल है, जल्दी बताओ मेरे बच्चों, सारी रिपोर्ट पे कहानी निकल जाएगी। और जब सारी रिपोर्ट पे कहानी निकल जाएगी तो आपको ये बात भी तो पता है ना कि आपने फिर सब्सिक्वेंट इवेंट भी कंसिडर करने अप टू योर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऐसा है, अप टू योर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या आप सारे कंपोनेंट्स को कहोगे, सारे कंपोनेंट्स के ऑडिटर्स को कि भाई तू यहां तक मुझे कंफर्म करके देगा, यहां तक, इस दिन तक जब मैं साइन कर रहा हूं? यस, ये भी ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं। अच्छा, तो अब्दुल बासित कह रहे हैं आप लोग मुझे बताएं, अगर एक कंपोनेंट पे स्कोप लिमिटेशन आ गई तो क्या लाजमी है वो ग्रुप पे स्कोप लिमिटेशन हो? सवाल है मेरा आपसे। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, क्योंकि वो हो सकता है कि ग्रुप के लिए मटेरियल ना हो, ग्रुप नंबर्स के लिए मटेरियल ना हो। सही है। अच्छा, किसी एक कंपोनेंट पे मटेरियल अनसर्टेनिटी हो तो क्या हो सकता है ग्रुप पे भी हो? नहीं, ग्रुप अकाउंट्स अलग चीज़ है, ग्रुप अकाउंट्स अलग चीज़ है। बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है? जानी जल्दी, सबसे पूछ रहा हूं मैं। हाँ, अगर आप खुद सोचो ना, अगर एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट फारेग है जो पूरे ग्रुप का 60% है और पूरे ग्रुप में 60% कंट्रीब्यूट करता है, तो क्या अब उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, चाहे अनसर्टेनिटी क्यों ना हो? अब ग्रुप में मसले आएंगे। हाँ भाई, तो क्या ये एक अलग मामला है, इसको हम इंटायरिटी में, इंडिविजुअलिटी में देखेंगे? जल्दी बताओ। ऐसा है मेरे बच्चों? आई होप मैंने अपना हक अदा किया। हो गई गेम, रिवाइज हो गया 600। मज़ा आया जी? डन हो गया?